नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 29th पार्ट है लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की जो किताब मैं करवा रहा हूँ उस सीरीज का। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 30 और आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 30 का टाइटल आपको दिख रहा है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और आर्टिकल 32 का टाइटल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की बात, ये इंडियन पॉलिटी की 6th एडिशन की किताब अपने सामने खरीद कर रख लें और मेरे साथ बैठ के पढ़ने की और समझने की कोशिश करें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आप इसे शेयर भी करिए। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, ये टाइटल तो मैं आपको पढ़ के बता ही चुका हूँ। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या बोलता है, इसको पढ़िए। ये बोल रहा है कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, उनके पास ये अधिकार है कि वो इस्टेब्लिश कर सकती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और एडमिनिस्टर कर सकती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ये बात बोली गई है। यहाँ पे दो तरीके की माइनॉरिटीज की बात हो रही है, एक तो हो रही है रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात, एक हो रही है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आर्टिकल 29 में केवल माइनॉरिटीज के ही नहीं, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स में मेजॉरिटी भी आ रहा था। यहाँ पे केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आ रही है, यहाँ पे मेजॉरिटी को राइट नहीं दिए गए। तो केवल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज के पास ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, एक सेकंड के लिए आपको आर्टिकल 30 क्लॉज 1 पढ़ के लगेगा कि ये एक डिस्क्रिशनरी राइट है, यानी वो अपने हिसाब से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना के चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी राइट। इसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वो चेक्स एंड बैलेंसेस मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके आर्टिकल 30 क्लॉज 1A पढ़िए। आई होप आपने आर्टिकल 30 क्लॉज 1A पढ़ लिया होगा। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने आपसे इससे पहले 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है, इसमें पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी आता था, अब वो हटा दिया गया। अब सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि कौन से एग्जैक्ट आर्टिकल में फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, और हटाने के बाद उस राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में डाला गया। ये दोनों चीजें आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत एक पर्टिकुलर आर्टिकल में डाला गया। वो आर्टिकल आपको नीचे बताना है। अब देखिए, अगर स्टेट के पास ये ताकत आ गई है कि वो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट नहीं मान रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टेट किसी भी एक पर्सन की प्रॉपर्टी को ले सकता है, लेकिन बदले में उसको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब यहां देखिए दोस्तों, द स्टेट शैल ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। कौन से क्लॉज की बात हो रही है? क्लॉज 1 की। क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है कि सारी माइनॉरिटीज के पास ये हक है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। कुल मिला के यहाँ पे बताने की कोशिश ये की जा रही है कि मान लीजिए कोई एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक स्कूल बनवाया, उसमें स्कूल चल रहा है, वो लैंड है। अब मान लीजिए सरकार को ये लगा कि भैया इस लैंड के पास से एक रेलवे लाइन को पास कराना है, तो एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट है सरकार का जहां से रेलवे लाइन पास होनी है, लेकिन स्कूल अड़े आ रहा है और ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का स्कूल है। तो क्या उस केस में सरकार इस जमीन को हड़प सकती है, इस स्कूल को हटा सकती है? इस जगह से बिल्कुल हटा सकती है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट नहीं है। तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना था, इसके लिए हटाने के लिए प्रॉपर वजह है, रेलवे लाइन यहाँ से पास होनी है तो स्कूल यहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के पास ये अधिकार है कि भाई वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं और इस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अगर सरकार यहाँ से इस स्कूल को हटाएगी तो सरकार को एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ पैसा देना पड़ेगा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को। इतना पैसा देना पड़ेगा कि ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन किसी और जगह पे जाके अपना स्कूल बना सके और स्कूल चला सके। या फिर सरकार ये कर सकती है कि इसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं और पे जमीन दे और उस जमीन पे स्कूल बनाने के पैसे दे, क्योंकि अच्छा खासा बना स्कूल आप तोड़े दे रहे हो। समझ गए? तो मान लीजिए कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहा है, उसको सरकार ने अपनी किसी वजह से हटा दिया, तो भले ही सरकार उसको हटा सकती है, पर उसके लिए सरकार को उस जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसको पैसा देना पड़ेगा ताकि वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कहीं और जगह पे प्रॉपर्टी लेके अपना स्कूल बना सके। ठीक है दोस्तों, ये चीज यहाँ पे बोली गई। यहाँ पे अब देखिए आर्टिकल 31 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आर्टिकल 31 में आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे आर्टिकल 30 क्लॉज 1A में क्या बोल रहा है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है एक रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, बशर्ते उस रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कहीं और बनाने के पुख्ता इंतजाम किए जाए। ठीक है,
फिर ये बोला गया आर्टिकल 30 क्लॉज 2 देखिए, द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, और आपके लक्ष्मीकांत में पॉइंट सी है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में एड बांट रहा है, तो स्टेट या तो देखिए स्टेट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एड ना दे, और अगर एड बट रही है तो वह प्रॉपर मेथोडोलॉजी के हिसाब से बटेगी, और उस मेथोडोलॉजी में सरकार ये बोले कि हम इस माइनॉरिटी वाले इंस्टीट्यूशन को एड नहीं देंगे तो वो गलत है। अगर सरकार एड बांट रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तो एक इक्विटेबल वे में बांटनी चाहिए, एक ऐसे नियम कानून के हिसाब से, एक ऐसी मेथोडोलॉजी के हिसाब से कि किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को ये ना लगे कि भाई हमें हमारे रिलीजन की वजह से एड नहीं दी गई, हमें इस वजह से एड नहीं दी गई क्योंकि जो माइनॉरिटी में जो लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो माइनॉरिटी के। तो अगर किसी कॉलेज का मैनेजमेंट माइनॉरिटी का है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, उसकी वजह से उसको आपने एड नहीं दी तो वो आर्टिकल 30 के प्रोविजंस के अगेंस्ट होगा। अगर आप एड बांट रहे हो तो एड को आपको एक ऐसी प्रॉपर मेथोडोलॉजी के हिसाब से बांटना है जो कि इक्विटेबल हो, डिस्क्रिमिनेटरी ना हो। फिर ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आर्टिकल 30 की प्रोटेक्शन केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज को है और केवल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को है, मेजॉरिटी को नहीं है। तो आर्टिकल 29 के अंदर जो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन आता था वो यहाँ नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल 30 के अंदर जब भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास राइट की बात आती है तो तीन तरीके के राइट्स होते हैं। एक ऐसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि स्टेट से क्या मान रहे होंगे, वो स्टेट से रिकॉग्निशन मांग रहे होंगे, और रिकॉग्निशन के साथ साथ वो स्टेट से पैसा भी मांग रहे होंगे, मदद भी मांग रहे होंगे। तो पहले माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे होगा कि उनको रिकॉग्निशन भी चाहिए। अब आप बोलोगे रिकॉग्निशन कैसी, तो AICTE का अप्रूवल, CBSE का अप्रूवल या किसी स्टेट बोर्ड का अप्रूवल होता है ना दोस्तों। आप देखिए कि जब भी आप कोई एग्जाम देते हो या फिर किसी स्कूल में जाते हो या फिर आप मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज देखते हो जो रिकॉग्नाइज्ड हो। तो अगर आप स्कूल में ज्वाइन कराओगे अपने बच्चे को तो आप ये पूछोगे भाई CBSE बोर्ड है ICSE बोर्ड है, तो आप बोलोगे CBSE बोर्ड ज्यादा अच्छा है। पहले आज से 20-25 साल पहले यूपी बोर्ड की बड़ी वैल्यू थी, भाई यूपी बोर्ड में तो 60% आ गया तो बहुत टैलेंटेड आदमी है। तो ये क्या है, ये रिकॉग्निशन है। तो इस तरीके का रिकॉग्निशन मांगते हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स, और उसके साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूट्स पैसा मांगते हैं स्कूल को चलाने के लिए। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो स्टेट से रिकॉग्निशन मांगते हैं कि भैया हमको रिकॉग्निशन दीजिए, भले ही आप हमको पैसा मत दीजिए। तो कोई एक ऐसा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना स्कूल खोला, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे उसके पास बहुत हैं, बस वो स्टेट से रिकॉग्निशन मांग रहा है। तो यूपी गवर्नमेंट से बोल रहा है कि हमें यूपी बोर्ड का रिकॉग्निशन दीजिए ताकि हम बोल सकें कि ये स्कूल यूपी बोर्ड का है। और तीसरे तरीके के ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो बोल रहे हैं कि भैया ना हमें आपसे किसी भी तरीके का कोई रिकॉग्निशन चाहिए और ना ही हमको आपसे किसी भी तरीके की मदद चाहिए, ना हमें पैसा चाहिए ना हमें रिकॉग्निशन चाहिए। तो देखिए तीन तरीके की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ गए। अब देखिए जो पहले दो तरीके बताए आपको, जो पहले दो तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर स्टेट की पूरी रेगुलेटरी पावर आएगी, स्टेट की कंप्लीट रेगुलेटरी पावर आएगी। तीसरे के ऊपर भी स्टेट की रेगुलेटरी पावर आएगी बट वो लिमिटेड होगी। तो जो तीसरे तरीके के इंस्टीट्यूशन है जो ना रिकॉग्निशन मांग रहे हैं ना एड मांग रहे हैं, उनके ऊपर जो स्टेट की रेगुलेटरी पावर होगी वो लिमिटेड होगी। लेकिन जब पहले दो तरीके के इंस्टीट्यूट से बात हो रही है तो जो रेगुलेटरी पावर होगी वो तीसरे से ज्यादा होगी। जैसे कि पहले दो तरीके के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप स्टेट से रिकॉग्निशन ले रहे हो तो भाई अगर आप CBSE का रिकॉग्निशन ले रहे हो तो CBSE का सिलेबस पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ICSE का रिकॉग्निशन ले रहे हो तो ICSE का सिलेबस पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। यूपी बोर्ड का रिकॉग्निशन ले रहे हो तो यूपी बोर्ड का रिकॉग्निशन फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरीके से पढ़ाई होती है CBSE ICSE यूपी बोर्ड में उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। फिर टीचर्स को एम्प्लॉय कैसे करना है अपने स्कूल में, तो जैसा बोर्ड रेकमेंड करेगा, जैसे वो रिकॉग्निशन देने वाली बॉडी रेकमेंड करेगी, वैसे आपको टीचर्स को हायर करना पड़ेगा। तो बहुत सारे आपके ऊपर कंडीशंस लगा दी जाती हैं अगर आप पहले दो तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं तो। लेकिन अगर आप मान लीजिए तीसरे तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं तो तीसरे तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपके ऊपर लिमिटेड चीजें लगेंगी। जैसे यहाँ पे आप सिलेबस अपने हिसाब से चला सकते हो, क्योंकि ना यहाँ पे अब AICTE आया, ना यहाँ पे ये आपका CBSE आया, ना यूपी बोर्ड आया। ये बोल रहे हैं हमें कोई रिकॉग्निशन चाहिए ही नहीं, तो रिकॉग्निशन चाहिए ही नहीं तो ये अपने हिसाब का सिलेबस बना सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें उनको तब भी माननी पड़ेंगी। तो ये जो तीसरे तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ है इन्हें मानना पड़ेगा, कोई इंडस्ट्रियल लॉ है इन्हें मानना पड़ेगा, कोई लेबर लॉ है तो इन्हें मानना पड़ेगा, कोई इकोनॉमिक रेगुलेशन है तो इन्हें मानने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर अगर सरकार ने लिमिट लगा रखी है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास लिमिटेड पैसा आएगा, मान लीजिए साल का 10 करोड़ ही आ सकता है, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, तो 10 करोड़ से ज्यादा
ये तीसरे तरीके के इंस्टीट्यूट्स भी नहीं ले सकते। होता है ना, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बाहर से पैसा आता है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो बाहर से पैसा आ रहा है इन्वेस्ट होने के लिए, उसके ऊपर कुछ लिमिट्स हैं, तो उन लिमिट्स को फॉलो करना पड़ेगा तीसरे तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। फिर ये तीसरे तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ये नहीं बोल सकते कि हम स्टेट से रिकॉग्निशन नहीं ले रहे हैं, हम स्टेट से एड नहीं ले रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी करेंगे। नहीं, अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉज, अब मान लीजिए यूपी में काम कर रहे हैं, यूपी में अपना लेबर लॉ है, सेंटर का अलग लेबर लॉ है, स्टेट का अलग लेबर लॉ है, तो उन लेबर लॉ के जो भी प्रावधान है उनके साथ कॉम्प्लाई करना पड़ेगा इस तीसरे तरीके के इंस्टीट्यूट को। पहले तरीके के जो दो तरीके के इंस्टीट्यूट उनके साथ उनको तो करना ही पड़ेगा। जो तीसरे तरीके का इंस्टीट्यूट है, जो ना रिकॉग्निशन मांग रहा है ना एड मांग रहा है, उसको भी लेबर लॉ के साथ मीट करना है। तो भाई जब भी वो कोई एम्प्लॉयमेंट करेंगे, जब भी वो नौकरियां देंगे, तरीके से देंगे। अब इसके बारे में हम और बात करेंगे। कोई भी इन्वायरमेंटल लॉ है, हर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, हर तरीके के लॉज को जो भी सरकार ने बना रखे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, कोई प्राइवेट कंपनी है, अब प्राइवेट कंपनी सरकार से तो एड मांगती नहीं है, समझ गए? प्राइवेट कंपनी सरकार से रिकॉग्निशन तो मांगती नहीं है, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि जो तीसरे तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी तो गवर्नमेंट के चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर आते हैं। उसी तरीके से तीसरे तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो ना रिकॉग्निशन मांग रहे हैं ना एड मांग रहे हैं, ये भी सरकार के चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर आएंगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे मान लीजिए लखनऊ में स्कूल है सेंट थॉमस स्कूल। मेरा सैनिक स्कूल में एडमिशन होने से पहले मैं सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ा था। अब सैनिक स्कूल तो गवर्नमेंट स्कूल है, पर जब मैं सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ता था तो सेंट थॉमस स्कूल भले ही एक क्रिश्चियन स्कूल था, लेकिन सेंट थॉमस स्कूल में आप देखोगे वो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड था। मान लीजिए अगर वो सीबीएसई बोर्ड से भी एफिलिएटेड ना होता, वो बोलता कि ना मुझे रिकॉग्निशन चाहिए ना मुझे एड चाहिए, उसके बाद भी उसको लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशन सबके साथ डील करना पड़ता, सबके साथ कॉम्प्लाई करना पड़ता। तो देखिए ये जो तीसरे तरीके के इंस्टीट्यूट से दोस्तों, अभी आप आगे आओगे, अभी आप लक्ष्मीकांत की किताब में देखिए तो आगे आगे 3rd नंबर के पैराग्राफ के अंदर में क्या लिखा हुआ है कि भले ही ये जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इनके पास ये राइट है कि एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, अगर उन्होंने स्टेट की किसी बॉडी से रिकॉग्निशन लिया है तो उसके हिसाब का सिलेबस, डिसिप्लिन और स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तीसरे तरीके के इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा बवाल कर सकते हैं। तीसरे तरीके के इंस्टीट्यूट ये भी बोल सकते हैं कि भाई हम अपने हिसाब से कुछ भी एडमिनिस्टर करें, आप हमें कैसे रोक रहे हो? तो देखिए किसी भी तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को माल एडमिनिस्टर करने की परमिशन नहीं है। आप किसी भी तरीके का माल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते दोस्तों। इसके बारे में मैं अभी आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा। मैं एक क्रोनोलॉजी में चलना चाहता हूं ताकि जैसे आप किताब देख रहे हो आपको कुछ प्रॉब्लम ज्यादा ना आए। आप देखिए एक जजमेंट आया था, जजमेंट था आपका सेक्रेटरी ऑफ मलंकरा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 का। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को कंपाइल किया था और उन्होंने बताया था कि कैसे आप एस्टैब्लिश करेंगे और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ये करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो देखिए कुछ खास बातें यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले गए हैं। जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको एस्टैब्लिश करने के बाद वो अपनी गवर्निंग बॉडी भी खुद चुन सकते हैं दोस्तों। तो उनके पास ये राइट है कि वो अपनी गवर्निंग बॉडी चुन सकते हैं। ओके, उसके बाद आप देखोगे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये अपने टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं। तो टीचर्स, लेक्चरर्स, जो भी मास्टर, प्रिंसिपल, फिर बहुत सारा नॉन टीचिंग स्टाफ भी होता है। तो स्कूल में बसें लगे होती हैं, उनके ड्राइवर होते हैं, बाथरूम वगैरह साफ करने वाले जो क्लीनिंग वर्कर्स होते हैं वो होते हैं, बोर्ड वगैरह साफ करने वाले लोग, ठीक है, स्कूल फील्ड को मेंटेन करने वाले लोग, केमिस्ट्री लैब में काम करने वाले लोग, तो वो नॉन टीचिंग स्टाफ की कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी होंगे। तो इन लोगों के पास ये ताकत है कि ये अपने स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं। फिर ये जो नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं ये स्टूडेंट्स को अपनी चॉइस के हिसाब से चुन सकते हैं और एक रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर लगा सकते हैं उन पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक यहाँ बहुत खास बात है, जो पहले दो तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, जो पहले दो तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं अगर वो बोलें सीधे सीधे एक बात बोलें कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में केवल एक ही रिलीजन के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और उसको स्टेट एड प्रोवाइड कर रहा है, या दूसरा माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको स्टेट ने केवल रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया है। अब देखिए ये चीजें बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके सामने आती हैं। तो बहुत सारे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आपको ऐसा नहीं है कि एक धर्म के लोग ही पढ़ते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई क्रिश्चियन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो वो ये बोले कि हम केवल क्रिश्चियंस को पढ़ाएंगे और हम हिंदू बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे, मुस्लिम बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे, तो इस चीज को स्टेट रोक सकता है, खासकर अगर पहले दो तरीके के इंस्टीट्यूशन है तो फर्स्ट टू टाइप्स के।
तो मान लीजिए कोई मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो बोले कि हम केवल मुस्लिम बच्चों को पढ़ाएंगे, किसी और धर्म के बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो क्रिश्चियन धर्म के बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो उस चीज को रोक सकता है स्टेट, पहले दो तरीके के माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। बट तीसरे तरीके का माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसके पास ना रिकॉग्निशन है स्टेट का, ना वो स्टेट से एड ले रहा है, वो चाहे तो पूरी तरीके से धर्म के आधार पर बच्चे अपने यहाँ पे रख ले। अब वैसे तो देखिए पहले दो तरीके के इंस्टीट्यूशंस भी पूरे धर्म के आधार पर बच्चे रख सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस को स्टेट रोक सकता है। बट तीसरे वाले केस में स्टेट इस प्रैक्टिस को नहीं रोक सकता। लेकिन एक खास बात है दोस्तों, तीसरे वाले केस में भी कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं सरकार ने। क्या है ये चेक्स एंड बैलेंसेस? चेक्स एंड बैलेंसेस कुछ इस तरीके के हैं कि आप कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि नेशनल हित के अगेंस्ट हो। तो मतलब कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं अपने स्कूल में जो कि पब्लिक हेल्थ को डेंजर में डालता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी को डेंजर में डालता है, मोरालिटी को डेंजर में जाता है, हेल्थ को डेंजर में डालता है, सैनिटेशन को डेंजर में डालता है, सोशल वेलफेयर को डेंजर में डालता है, तो उस चीज को रोका जा सकता है। तो मान लीजिए जो तीसरे, देखिए पहले दो तरीके की माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो पॉसिबल ही नहीं है, बट मान लीजिए तीसरे तरीके के माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई मदरसा खोला गया और उस मदरसा में एंटी नेशनल बातें सिखाई जा रही हैं, देश को तोड़ने की बातें सिखाई जा रही हैं, यह कहा जा रहा है कि राइट्स करो, इस तरीके की बातें अगर सिखाई जा रही है तो उनको रोका जा सकता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। फिर ये तीसरे तरीके के माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये नहीं बोल सकते भैया हम तो रिकॉग्निशन भी नहीं ले रहे हैं, हम तो एड भी नहीं ले रहे हैं। और तीसरे तरीके के माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो प्रॉपर एजुकेशन देने की कोशिश करेगा वो रिकॉग्निशन लेगा, क्योंकि बच्चे को अगर आगे एक्सेल करना है तो किसी ना किसी बोर्ड का रिकॉग्निशन उसके पास होना चाहिए। तो अगर वो बच्चा तमिलनाडु में पढ़ रहा है तो तमिलनाडु बोर्ड का रिकॉग्निशन हो, या सीबीएसई को, आईसीएसई का हो, किसी बोर्ड का तो हो। क्योंकि किसी बोर्ड का रिकॉग्निशन ही नहीं है तो बहुत सारे केस में उस तरीके के स्कूल्स कैसे होते हैं, रिलीजियस एजुकेशन को प्रमोट करने वाले होते हैं, जो कभी कभी सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज को फ्यूल करते हैं। सो नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, सैनिटेशन, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तीसरे तरीके के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इनको रेगुलेट किया जा सकता है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये जो राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ये राइट इसलिए दिए गए हैं कि भाई किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो इनकी तरफ। तो चूंकि ये लोग नंबर में कम है, माइनॉरिटी है, तो मेजॉरिटी इनको ना दबा दे, इसलिए इनको ये राइट्स दिए गए। इसलिए ये राइट्स नहीं दिए गए कि ये मेजॉरिटी से ज्यादा ताकतवर हो जाए। तो माइनॉरिटीज को राइट्स इसलिए दिए गए ताकि वो मेजॉरिटी के बराबर हो जाए, इसलिए नहीं दिए गए कि वो मेजॉरिटी से ज्यादा ताकतवर हो जाए। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में इक्वलिटी लेके आनी है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, समझ गए? डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है? डिस्क्रिमिनेशन ऐसा होता है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, और अगर आप माइनॉरिटी को इतनी ताकत दे दो कि वो मेजॉरिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करने लगे तो उसको क्या बोला जाएगा? रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप आर्टिकल 30 के अंदर नहीं है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये माल एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। तो भाई सीधी सी बात है, जो भी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जा रहा है उसमें प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा। तो भाई प्रॉपर रेगुलेशंस होंगे, स्टेट के रेगुलेशंस वहां पे काम करेंगे, कैसे स्टूडेंट्स का वेलफेयर रखा जाए, टीचर्स का वेलफेयर कैसे रखा जाए। अगर आप टीचर का अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो अपॉइंटमेंट के लिए पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई उस टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, किस क्वालिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये तीसरे तरीके का भी आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ले लीजिए जो ना रिकॉग्निशन ले रहा है ना एड ले रहा है, इसको भी अगर टीचर्स को रिक्रूट करना है ना तो पहले ये प्रोसीजर को डिसाइड करेगा, उस प्रोसीजर को पब्लिश करेगा कि भाई हमारे यहाँ पे ये टीचरों की वैकेंसी है, इस हिसाब से हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ये एग्जाम हो रहा है। तो एक प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन फॉलो करना पड़ेगा इस तीसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी। ये नहीं बोल सकता कि हम किसी को भी मुंह उठा के बना देंगे टीचर, ऐसा नहीं हो सकता है। स्टूडेंट का वेलफेयर स्टेट का काम है, जो टीचर वहां पे काम कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से ना सिलेक्ट किए गए हो, ये स्टेट का काम है। क्योंकि बात यहाँ पे एजुकेशन की है, तो एजुकेशन के प्रोटेक्स्ट पे आप और कुछ नहीं कर सकते, आप एजुकेशन ही करोगे। और जब एजुकेशन आप कर रहे हो तो चाहे आप स्टेट से एड ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे हो, एक अच्छी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए रेगुलेशन स्टेट ला सकती है। और रेगुलेशन यही है कि टीचर को आप प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से चुनेंगे, एक फेयर प्रोसीजर के हिसाब से चुनेंगे। जब आप किसी टीचर का अपॉइंट कर दोगे या फिर जब आप अपने स्कूल के किसी भी स्टाफ को अपॉइंट करोगे तो उनकी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस होंगी, आप उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सिलेबस जो आप पब्लिश करोगे उस सिलेबस में अगर किसी तरीके की सेक्शनिस्ट टेंडेंसी या किसी भी तरीके का डिवाइड दिखता है कम्युनलिज्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, तो उस तरीके की चीजों को सरकार रोक सकती है। तो मान लीजिए तीसरा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो ये बोलता है कि भैया क्रिश्चियन धर्म ही सबसे अच्छा है, बाकी सब धर्म बेकार है, तो सिलेबस की उस बात को उड़ा सकता है स्टेट, रोक सकता है। तो सेक्शनिस्ट टेंडेंसी, कम्युनल टेंडेंसी ना आगे बढ़ पाए
उस केस में भी रेगुलेशन कर पाएगा। और जो भी करिकुलम बनाएंगे ना ये तीसरे तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उस करिकुलम पे स्टेट का चेक हो सकता है। अब आप बोलोगे कि आप तो सब कुछ तीसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रहे हो, पहले दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ बता नहीं रहे हो। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये बता दिया कि तीसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे क्या चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए जा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चेक्स एंड बैलेंसेस तीसरे तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे लग रहे हैं वो पहले तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे लगेंगे ही। जबकि पहले तरीके के जो दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन पे तो सिलेबस भी लग रहा है पूरे के पूरे बोर्ड का। तो अगर आप सीबीएसई के साथ एफिलिएशन ले रहे हो तो सीबीएसई की सारी कंडीशन लग जाएंगी आपके ऊपर। लेकिन तीसरे तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और एक खास बात है, ये जितने भी रेगुलेशन लगाए जा रहे हैं ना इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इनको वायलेशन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 30 क्लॉज 1 का। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास ये ताकत है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। बट ये ताकत डिस्क्रिशनरी नहीं है, दे आर सब्जेक्ट टू सम रेगुलेशंस। और रेगुलेशंस मैंने अभी आपको बताया, ये रेगुलेशंस तीसरे नंबर वाले पैराग्राफ में लिखे हुए हैं लक्ष्मीकांत में, जाके पढ़िए उनको। और ये रेगुलेशंस किसी भी हाल में आर्टिकल 30 क्लॉज 1 को वायलेट नहीं करेंगे। ठीक है। फिर चौथे नंबर पर वही चीज लिखी जो मैंने आपको बता दिया कि भैया जब भी किसी भी अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरीके का कोई रिक्रूटमेंट होगा तो सबसे पहले जिन टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। उन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के हिसाब से टीचर्स अप्लाई करेंगे और उन टीचर्स को चुनने के लिए एक रैशनल प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन रखा जाएगा। किसी भी तरीके से मुंह उठा के आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो चाचा ताया भतीजा को आप सिलेक्ट नहीं करोगे, आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराओगे। ओके दोस्तों, तो ये सब बातें बोली गई हैं। और अगर मान लीजिए स्टेट एड दे भी रहा है, अब आप बोलोगे कि सरकार ने पैसे दे दिए, अगर सरकार पैसा दे भी रहे तो भी सरकार एक्सेसिव इंटरफेरेंस नहीं करेगी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। यानी कि मान लीजिए माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कोई सरकार एड दे रही है तो सरकार ये नहीं बोल सकती कि हम आपको एड दे रहे हैं तो अब आप हमारे हिसाब से चलोगे, नहीं। वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से भी गवर्नेंस कर सकते हैं, अपनी गवर्नेंस बॉडी में अपने हिसाब के लोगों को बैठा सकते हैं, बशर्ते वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट ना हो, वो जो प्रॉपर नियम कानून लिखे हुए हैं उनके अगेंस्ट ना हो। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि भैया हमारे देश के लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, बट उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने की भी एक मशीनरी होनी चाहिए। मान लीजिए किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं और उस सिटीजन के पास कोई तरीका ही नहीं है उनके वायलेशन को रोकने का, तो फंडामेंटल राइट्स तो बेकार हो गए ना। इसलिए आर्टिकल 32 क्या बोलता है? आर्टिकल 32 बोलता है it confers the right to remedies for the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved citizen. In other words, the right to get the fundamental rights protected is itself a fundamental right. मतलब फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना ये अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है। यानी अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो सबसे पहला आर्टिकल आपकी मदद करेगा वो है आर्टिकल 32। ठीक है। आर्टिकल 32 जब बन रहा था तो हमारे बाबा साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला आर्टिकल 32 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये आर्टिकल 32 नहीं होगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वजूद ही नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक नलिटी हो जाएगा। और यहाँ पे अंबेडकर साहब ने, बाबा साहब ने एक बात कही, क्या बोला इन्होंने? इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। अब इस स्टेटमेंट को याद रखिए दोस्तों, इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। ये बात किसने बोली? बाबा साहब ने बोली। हमारे प्रेम्बल के बारे में भी कुछ चीजें बोली गई हैं। ये बोला गया है प्रेम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला गया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसके द्वारा? के एम मुंशी के द्वारा। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया किसके द्वारा? ठाकुर दास भार्गव के द्वारा। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया किसके द्वारा? एन ए पालखीवा द्वारा। तो ये वन लाइनर में आ जाते हैं कभी कभी। तो भैया सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो ठाकुर दास भार्गव के हिसाब से प्रेम्बल है। एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वेरी हार्ट ऑफ इट, यानी सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके हिसाब से? बी आर अम्बेडकर साहब के हिसाब से। तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वेरी हार्ट ऑफ इट बी आर अम्बेडकर के हिसाब से, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठाकुर दास भार्गव के हिसाब से। तो किसी सवाल में आपसे पूछ दिया जाए who has referred to preamble as the soul of the constitution, और ऑप्शन में आपको दे दिया जाए ठाकुर दास भार्गव, बी आर अम्बेडकर और बहुत सारे ऑप्शंस, तो अगर बी आर अम्बेडकर नहीं तो आप ठाकुर दास भार्गव मानोगे। देखिए कुल मिलाकर मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल है ठाकुर दास भार्गव के हिसाब से और आर्टिकल 32 है बी आर अम्बेडकर जी के हिसाब से। बी आर अम्बेडकर जी के हिसाब से आर्टिकल 32 सोल भी है और हर्ट भी है, और ठाकुर दास भार्गव जी के हिसाब से प्रियम्बल सोल है। अब ये तो भाई जैसा सवाल आपके सामने आएगा वैसा आपको उस कंडीशन में जवाब देना होगा। मैंने फैक्टर्स आपको सारे बता दिए। आगे चलते हैं इसमें।
तो आर्टिकल 32 के बारे में दोस्तों हमको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी है। सबसे पहली चीज जो आर्टिकल 32 के बारे में हमको जाननी है कि देखिए, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आपको आर्टिकल 32 के अंदर यह सुविधा मिली है कि आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, पहली चीज। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गए और आप सुप्रीम कोर्ट से बोल रहे हो कि सर मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, मेरी मदद करिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत होगी कि वो कुछ डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं, कुछ ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। तो डायरेक्शंस और ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट इशू कर ही सकता है, साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स, जिसको बोला जाता है रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आता है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड को वारंटो, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन भी दे सकता है, ऑर्डर्स भी दे सकता है, अपने रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर इन रिट्स को भी इन्फोर्स कर सकता है। अभी रिसेंटली तमिलनाडु सरकार ने रिजर्वेशन के लिए जो रिट फाइल की थी ना, वो इस आर्टिकल 32 के अंदर फाइल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि फंडामेंटल रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, और तमिलनाडु सरकार की अपील को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिसाइड करेगा। जब भी आप कोई केस लेके जाओ, अगर सुप्रीम कोर्ट से बोलोगे कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि भैया आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगा, आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए ऑर्डर देगा, या आपने रिट ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल करेगा, जिसके अंदर हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और को वारंटो ग्रेड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रिट क्या है आगे बताऊंगा। अच्छा, क्या रिट देने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है? देखिए, अभी के लिए आर्टिकल 32 के अंदर रिट देने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 226 के अंदर रिट्स देने की पार्टिकल ताकत हाई कोर्ट के पास है। लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को भी ये ताकत दे सकती है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकें, ऑर्डर्स इशू कर सकें और रिट इशू कर सकें लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। समझ गए दोस्तों? तो अभी के लिए जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, या फिर ये जो ताकत है डायरेक्शंस को इशू करने की, ऑर्डर्स को इशू करने के लिए, रिट्स को इशू करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है। ये ताकत दोस्तों किसी और कोर्ट को भी दे सकती है हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास आप फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए जा सकते हो। क्या कभी कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है जहां पे आपका ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाने वाले राइट को रोका जा सके? बिल्कुल रोका जा सकता है। मान लीजिए देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, और इस नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 359 के अंदर प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया कि लोग फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते अंडर आर्टिकल 32। तो जब तक नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है अंडर आर्टिकल 352, 359 का प्रयोग करके जो आपका प्रेसिडेंट है वो लोगों को सुप्रीम कोर्ट के पास अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए जाने से रोक सकता है अंडर आर्टिकल 359। कब तक? जब तक नेशनल इमरजेंसी लगी है। लेकिन दो ऐसे आर्टिकल हैं हमारे संविधान में जिन्हें कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए वो कौन से दो ऐसे आर्टिकल। वैसे तो अब तक मैं गला फाड़ फाड़ के 100 बार बता चुका हूँ आपको, पहले भी सवाल पूछा है, आपने जवाब दिया है, नीचे फिर से दे दीजिए। तो उन दो आर्टिकल्स को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट्स को अंडर आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो आपसे पूछा जाए हु इज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, आंख बंद करके सुप्रीम कोर्ट मार दीजिएगा अगर ऑप्शन में हो तो। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत वाइड पावर्स और ओरिजिनल पावर है। यानी कि मान लीजिए फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन के लिए आप हाई कोर्ट के पास भी तो जा सकते हो, लेकिन आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि पहले आप आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास ही जाइए, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो आर्टिकल 226 को स्किप करके आप सीधे सीधे आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो एज फार एज फंडामेंटल राइट्स आर कंसर्न दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है बट एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास सीधे सीधे जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाना नहीं, अगर किसी का पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है। तो हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है एज फार एज फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन की बात हो। अब मान लीजिए फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ है दोस्तों, आपका कोई स्टैट्यूटरी राइट वायलेट हुआ है, आपका कोई नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हुआ है, तो आर्टिकल 301 के अंदर आपका राइट वायलेट हो गया। नीचे बताइए आर्टिकल 301 के अंदर कौन सा राइट आता है? तो आर्टिकल 300 अंदर ए के अंदर जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो उसके लिए आप सीधे आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, पहले आपको हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा।
तो अगर सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तभी आप सीधे सीधे आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो रेट ज्यूरिसडिक्शन है वो लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे है कि सुप्रीम कोर्ट अपना रेट ज्यूरिसडिक्शन केवल तभी लगा सकता है जब लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, और हाई कोर्ट अपना रेट ज्यूरिसडिक्शन चाहे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तब लगा सकता है, चाहे स्टैट्यूटरी राइट वायलेट हो रहा है तब लगा सकता है, चाहे नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहा है तब भी लगा सकता है। तो आप देखोगे जो रेट ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट के रेट ज्यूरिसडिक्शन से बड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रेट ज्यूरिसडिक्शन केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन के साथ डील करता है, किसी और राइट के वायलेशन के साथ डील नहीं करता। तो सरकार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है जिससे लोगों को लगता है उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फैली, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई आर्टिकल 32 के अंदर ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड बोल सकता है। फिर आगे बात किया जाए, मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया सरकार ने, कोई स्टैट्यूटरी ऑर्डर पास कर दिया सरकार ने, तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर स्टैट्यूटरी ऑर्डर नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जाएंगे, बट आप केस फाइल कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि सच में अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या लेजिस्लेटिव ऑर्डर से, तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है, उसको नल एंड वॉइड बोल सकता है। तो ये सब बातें दोस्तों इस वीडियो में कही गई हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगले वीडियो में आपको रेट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों बहुत मेहनत लग रही है इन वीडियोस को बनाने में, गले की हालत खराब हो जाती है, प्लीज इनको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।